स्वागत करते फिर से एक बार सभी नाजरीन का कारगिल टुडे में। इससे पहले हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा इलेक्शंस 2024 के हवाले से बराबर अपडेट्स, पोलिंग से रिलेटेड और साथ ही साथ काउंटिंग के हवाले से भी बराबर भरपूर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और साथ ही साथ कल यानी कि विक्टोरियल सेरेमनी के भी बराबर अपडेट्स हमने लेह से भी बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाए और साथ ही साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी बराबर विक्टोरियल सेलिब्रेशन के हवाले से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ओवरऑल इसी लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से मेरे साथ और एक ख़ास मेहमान मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब मोहम्मद हसन पाशा साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल होगा सर सबसे पहले इस साल के 2024 लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट के हवाले से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा। क्या क्या वजूहात रही होगी, क्या क्या खामियां, क्या क्या कमी पेशी रही होगी, क्योंकि आपको इस बार इस इलेक्शन में 3rd नंबर पे आप लोग रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसे मौका दिया हमारी बात रखने को। देखिए, ये जो फ़ैसला अभी जो लोकसभा इलेक्शन का अभी आया है उसका हम खैर मकदम करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। ये लोगों का फ़ैसला है, आवाम का फ़ैसला है। और साथ ही साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन चुनाव था ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी तरीके से इस मैदान में उतरे और हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम ख़ित्ते लद्दाख की आवाम ज़ांस्कर से लेके द्रास से लेके नुब्रा से लेके चांथांग तक हम ले कारगिल तमाम हमारे कम्युनिटी के, चाहे मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जितने भी हमारे यहाँ पे बसे हुए लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। और रही सवाल भारतीय जनता पार्टी का हारना, ये इसको हम देखेंगे, इसमें हम अपनी कहाँ कमी पेशी रही, कहाँ हमारे कमज़ोरी रही, इन सब को देख के जो आगे वाले हमारे जो भी रणनीति होगी इसके बाद हम आगे जो भी हमारे पार्टी के हित में होगा या लोगों के हित में होगा उन पे हम कदम उठाएंगे। क्या डिफरेंस आप किस तरह देखते हो सर 2019 के हवाले से अगर हम बात करें, उस 2024 में क्या सिनेरियो हो? आपको लगता है सर यही यूनिटी करगिल बहुत बड़े मार्जिन से जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कैंडिडेट जीता है हाजी हनीफा जान, अगर यही 2019 में भी होता, और क्या 19 में सेटबैक रहा और इसमें क्या क्या बेनिफिट रही 2024 में? देखिए, 2019 का जो चुनाव था उस वक़्त जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक़्त भी हमने जब करगिल में हमारे जब मीटिंग हुआ था बाकी स्टेक होल्डर से, तो उस वक़्त भी हमने अपना पक्ष रखा था कि अगर करगिल इत्तेफाक हो के एक ही कैंडिडेट को अगर सपोर्ट करते हैं तो तब भी हम करगिल के इत्तेफाक के साथ उस वक़्त हमने सपोर्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का या जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे तो उस वक़्त अपने जो भी उनके डिसीजंस थे तो हम उनसे एग्री नहीं किया। फिर वहाँ यहाँ पे 2 कैंडिडेट निकला, मेन एक रीज़न वही निकला। किस तरह देखते हो सर हाजी हनीफा की जीत को, क्योंकि कहा जा रहा है कि लद्दाख हिस्ट्री में सबसे पहला और इतने बड़े मार्जिन से जो है 2024 इलेक्शन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट हाजी हनीफा जान ने जीत, तो इस जीत को आप किस तरह? देखिए, सबसे पहले मैं हनीफा जान साहब को और बाकी तमाम हमारे करगिल के आवाम, ख़त्ते लद्दाख के आवाम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि देखिए ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ये जो चुनाव है ये करगिल के इत्तेफाक का जीत है। इसमें सबको लेके चलना चाहिए और सबका कंट्रीब्यूशन इसमें है, हर फ़र्द का है, चाहे जिन्होंने वोट दिया चाहे वो जिन्होंने वोट नहीं दिया। लिहाजा ये जो अभी फ़ैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं। ये लोगों का, आवाम का फ़ैसला है। तो इसमें हम यही कहते हैं कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उनको यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको लेके चलिए। इसमें चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बाकी हमारे जो कम्युनिटी है उन सब को लेके आगे चलने के उनका मेन एजेंडा रहना चाहिए। और साथ ही साथ भी हम भी अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए हम भी तैयार हैं। हमारे से भी जो भी कुछ हो सकता है उनके लिए हम देंगे, ज़रूर देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। बस इतना हम कहना चाहते हैं।
जामयांग सेरिंग नामग्याल को लेके एक दो सवालात होगा सर। आपको लगता है कि कैंडिडेचर पे भी डिपेंड होता है ये इलेक्शन जीतना? क्योंकि एक तो जामयांग सेरिंग नामग्याल को इस बार मैंडेट नहीं आया, टाशी गेल्सन प्रपोज की। ये पूरा पार्टी का डिसीजन था या आप लोगों के सपोर्टर्स का डिसीजन था? और दूसरी तरफ ये इस इलेक्शन में आप लोगों का बिल्कुल बुरी तरह हार जाना, यही एक सेटबैक रहता है कि आज से 2-3 साल पहले पार्लियामेंट में जामयांग सेरिंग नामग्याल द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें एक गली दो दुकान कारगिल को, तो उसी का इस पे ये बड़ा आप लोगों को एक बड़ा सेटबैक नज़र आ रहा है। तो किस तरह देखते हो सर? सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि मैंडेट न मिलने की वजह। देखिए, ये हमारा एक पार्लियामेंट्री हमारा नेशनल बोर्ड कमेटी का हमारा ये सब निर्णय होते हैं, डिसीजन होता है पार्टी हाईकमांड का। तो उसमें फैसला लिया जाता है किसको मैंडेट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो ये हमारे हाईकमांड का डिसीजन था कि वो हमारे जो एमपी साहब थे, फॉर्मर एमपी साहब थे जमाल साहब को, कि वो उनको मैंडेट दिया जाए या नहीं दिया जाए। बाकी ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी का डिसीजन जो है हर किसी को उस पर हर किसी को मानना पड़ता है। बाकी रहा सवाल कि आपने पूछा कि उनका जो स्टेटमेंट जो था कि करगिल को लेके, तो उसके ऊपर तो मेरे से ज़्यादा आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो भी है मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है कि लद्दाखी अवाम सेटिस्फाइड है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि इस इलेक्शन से तो हमें यही साफ नज़र आ रहा है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। और आप लोग दावा कर रहे हैं कि बार बार जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया है 2019 से 2024 के बीच, बट ये इलेक्शन तो कुछ और दर्शा रहा है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश है या नाराज़ है वो एक अलग सवाल है। बाकी रहा सवाल डेवलपमेंट के ऊपर लेके, देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2014 से लेके 2023 तक आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और जाके आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। उस जगह पे जाके फैक्चुअल आप रियलिटी में भी देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया। 2014 से पहले करगिल खत्े लद्दाख का क्या हालात था डेवलपमेंट को लेके। जैसे कि हम अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि अभी हमें 24 घंटे हमें बिजली मिलता है, उस एरिया तक हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे फार एरियाओं में हमने जहाँ पानी का घर घर तक हमने पानी का फैसिलिटीज़ पहुँचाया। हमने यहाँ पे मेन जो हमारे करगिल और खत्े लद्दाख के आवाम जो 3-4 महीने कट ऑफ रहता है, एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा इशू था जिसको लेके हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसको एक मुद्दा बना जाता था। चाहे वो असेंबली चुनाव में भी उसको एक मुद्दा बनाया जाता था, वो जोजिला टनल था। ये कोई नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जोजिले के ऊपर काम नहीं किया। आज हम फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करके साथ हम आपके मीडिया के चैनल से हम लोगों को बता सकते हैं कि अगर किसी हुकूमत ने अगर करगिल के आवाम और खत्े लद्दाख की जो एक दीराना मांग जो पूरा किया जोजिला टनल को लेके, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही करके दिखाया, ये हर कोई मानता है। आपका कहना है कि डेवलपमेंट आप लोगों ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है, बट पब्लिक मैंडेट तो कांग्रेस और लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस को। देखिए, वो एक अलग नैरेटिव है। जब से आर्टिकल 370 हटा, हमें 2019 के बाद हमें यूटी बनाया, तब से लेके लोगों में एक नैरेटिव बनाया कि ये एक एंटी गवर्नमेंट है, पीपल के लोगों के एस्पिरेशंस पे नहीं उतर रहे हैं, यहाँ सेफगार्ड की इशू है, यहाँ वो सब है। हम डे वन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा खत्े लद्दाख के आवाम के हित में हम काम करते हैं। और इसमें मेन एक जो रीज़न हमारा रहा कि लोगों को समझने में या हमारे ही कमी रही कि हम उनको समझा नहीं पाए कि हमारे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है। जब यूटी बनने के बाद हमारे चाहे यहाँ रोज़गार की बात हो, यहाँ हमारे लैंड सेफ्टी की बात हो, यहाँ हमारे कल्चर प्रोटेक्शन की बात हो, लेकिन बार बार हमने अपनी तरफ से हमेशा कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा आपकी जितने भी यहाँ लैंड को प्रोटेक्शन देना हो या जॉब प्रोटेक्शन देना हो, यहाँ कल्चर को प्रोटेक्शन देना हो, इन सब पे हम राज़ी हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये कोई हौच पौच में कदम उठाए या कोई जल्दबाजी में इसको कदम उठाए कि ना कि इसका जो सज़ा जो हमारे आने वाले पीढ़ी
इसको भुगतें। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत चाहते हैं कि ख़त्े लद्दाख के ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हमारे जॉब को प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारे लैंड को प्रोटेक्शन करने के लिए इनका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि ख़त्े लद्दाख की आवाम बार बार जो है वो सड़क पे ना ही आए, ना आ पाए, बार बार जो वो प्रोटेस्ट करते ना बैठे। तो हमारा ये है कि इसका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकला जाए। इसके लिए एक, मगर जल्दबाजी में लिया जो काम जो है वो कहीं नहीं होता है। आज हम बोलेंगे आपको 6 शेड्यूल देंगे या आर्टिकल 71 देंगे या कोई और प्रोटेक्शन देंगे, वो चीज़ नहीं है। इसके सब तमाम, अगर जो भी हम प्रोटेक्शन देंगे या भी जो भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, हमने सबको लेके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके देना है। चाहे वो हमारे ले एपेक्स बॉडी हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स हो, या जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन हम देंगे, और ताकि उससे जो है पूरे ख़त्े लद्दाख की आवाम जो है उससे सेटिस्फाई होगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज 2014 के बाद हमारा नरेंद्र मोदी जी का तीसरा जो टर्म होगा, इसमें ज़रूर जो है एक ऐसा कदम उठाए जाएंगे जिससे ख़त्े लद्दाख की आवाम जो है अपने आप को सेफ गार्ड ज़रूर महसूस करेगी। इसी से रिलेटेड एक दो सवालात आपसे होंगे। बहुत बड़ा एगिटेशन चला ख़त्े लद्दाख में, तकरीबन 50-60 दिन का। सोनम वांगचुक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी 2-3 दिन स्ट्राइक पे बैठे लोग। मेन मोटो यही था, मेन मुद्दा यही था कि 6 शेड्यूल के हवाले से। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस 24 के इलेक्शन का एक सेटबैक वो एगिटेशन ना हो, या साथ ही साथ रूलिंग पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस एगिटेशन में ना आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा कोई वहाँ आया नहीं, उन्हें सुनाया नहीं? देखिए, ये बात हकीकत है कि उस एजिटेशन का, उस आंदोलन का हमारे अभी नहीं, अभी जो इलेक्शन से उसके ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ा है, ये हम मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं। उसका कहीं ना कहीं असर जो है हमारे इसी चुनाव, एमपी चुनाव के अंदर जो हमको वो देखने को मिला है। तो मैं इससे ये इनकार नहीं कर सकता हूँ, ये एक हकीकत बात है। लेकिन हमने बार बार हमेशा बोला है कि जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारा सेफगार्ड है, वो हम उसके ऊपर देने के लिए हम बिल्कुल, हमारी हुकूमत राज़ी है। और साथ ही साथ में मैं भी एक भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर इंसान को, जो हम इस हिंदुस्तान की जमहूरियत में हम जीते हैं, तो इसमें हर किसी को हक़ है अपने आवाज़ को उठाने के लिए। प्रोटेस्ट करना एक जमहूरी हुकूक है, ये कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी हुकूमत है, कल दूसरे का होगा, हम उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, ये कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चीज़ को भी हम पॉजिटिवली हम इसको देखते हैं कि भाई कोई हमारे लिए ही मांग रहे हैं, ये किसी दूसरे के लिए, बाहरी लोगों के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे ही प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने कभी उनके प्रोटेक्शन का हमने कभी विरोध नहीं किया, ना हमने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं किया। तो हमारे भी अपने एक मजबूरी होता है, हमने भी उनके बाद जो है हमने भी हाई कमांड तक पहुंचाया है। हमने भी एमएचए के अंदर हमने हमारे जो लीडर हैं, हाई लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है। तो इन सारी चीज़ों का जो है एक हम आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह देखेंगे, एक अच्छा खूबसूरत जो है एक हमें डिसीजन देखने को मिलेगा, जिससे लोग जो है पूरी उम्मीद जो है हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़रूर रखेंगे। इस साल आपका नारा था सेंट्रल लेवल का सवाल होगा सर, ये आपके बार 400 पार। अब तो मुझे लगता है हुकूमत बनाने में भी अभी काफ़ी डायलॉग डिस्कशंस। देखिए, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एक नैरेटिव होता है लोगों के सामने रखने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का हमारे भी एक नैरेटिव था। हम इस बार 400 पार का हमने लक्ष्य रखा था, और ये 2024 के लिए नहीं है, हम 2029 के लिए भी हम इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार नहीं आया, ये देश अवाम 140 करोड़ जनता का फ़ैसला है। लेकिन एक बात इसमें क्लियर है कि अभी जो हुकूमत बनेगा वो नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं 9 तारीख को, ये हकीकत बात है। और हम उम्मीद करते हैं अभी जो नए गवर्नमेंट आएंगे, और ख़ासकर अभी जो भी हमारे यहाँ से हमारा एमपी साहब अभी नए एमपी बन के जा रहे हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप मिलजुल कर ख़त्े लद्दाख की आवाम के जितने भी एस्पिरेशंस हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं का
जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है उनको साथ में लेके काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। न्यूली इलेक्टेड एमपी जो आप बात कर रहे थे अभी, कितना सपोर्ट रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, और साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करने, काफ़ी सारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स भी है। सबसे इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, उसके अलावा भी जैसे एयरपोर्ट इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर्स। जी, वो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए जो इनका 4 पर एजेंडे के ऊपर जो इन्होंने बताया है कि उनको लेके हम आगे काम करेंगे, उनके साथ साथ जो है बाकी चीज़ें जो मेन मुझे जो लगता है एज मैं यूथ में बोल रहा हूँ कि हमें सबसे पहले यहाँ की जो बेरोज़गारी है, जो युवा हैं, जो अभी बहुत सारों का ओवर एज हो रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो हमारे लैंड प्रोटेक्शंस हो या बाकी हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो है, इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को सबको लेके उनको चलने की ज़रूरत है। हमारे जो नए एमपी हैं उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन सारी इशू को वो पार्लियामेंट में बात उठाएंगे और इनके ऊपर वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते, न्यूली इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान के लिए आपकी तरफ से कोई रिमार्क्स एज ए स्पोक्समैन भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख? आखिरी सवाल। देखिए उनको हम तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम वर्करों की तरफ से, हमारे तमाम लीडरों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ में हम तमाम करगिल के आवाम, ख़त्ते लद्दाख के बिलखुसूस ज़ांस्कार से लेके द्रास से लेके चांगथांग, नुब्रा ले कारगिल, तमाम हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इस एक अमन शांति के साथ आपने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया, एक भाईचारा रखा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों का हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो नए एमपी चुने हैं उनको भी हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और उनसे उम्मीद भी रखते हैं कि पूरे ख़त्ते लद्दाख को आप साथ में लेकर चलेंगे और तमाम हमारे लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनके ऊपर आप ज़रूर खरा उतरेंगे। हमारी ये उनसे उम्मीद रहेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद हसन पाशा साहब मेरे साथ जुड़े हुए थे, स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के ओवरऑल लोकसभा इलेक्शन के हवाले से, और साथ ही साथ ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक के जितने भी डेवलपमेंटल और उसके अलावा भी काफ़ी फ्रूटफुल जो है ये डिस्कशन मोहम्मद हसन पाशा द्वारा रहा गया है। तो उम्मीद है आपकी तरफ से भी कोई भी कमेंट या सजेशन हो, फीडबैक, रिमार्क्स, आप हमारे सजेशन बॉक्स में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही साथ कारगिल के साथ साथ ख़त्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.